नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया स्पेन स्लैम अटैक ऑन यूएन ट्रूप्स इन लेबनान। भारत और स्पेन ने लेबनान में यूएनएफआईएल यानी संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर हुए हमलों की निंदा की और इस बात पर बल दिया कि शांति सैनिकों की सुरक्षा और संरक्षा सर्वोपरि महत्व की है और इसे सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। दोनों देश यूएनएफआईएल में सेना भेजने वाले प्रमुख देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज के बीच वार्ता के बाद जारी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की अखंडता एवं उनके मैंडेट यानी अधिदेश की पवित्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। लेबनान में इजरायली हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर कई हमले हुए हैं और कई मौकों पर इजरायली रक्षा बलों द्वारा शांति सैनिकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 20 अक्टूबर तक भारत के पास यूएनएफआईएल के अंतर्गत 903 सैनिक और जबकि स्पेन के पास 576 सैनिक हैं। इससे पहले दिन में दोनों नेताओं ने बड़ोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी परिवहन विमान के लिए अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन किया, जिससे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबेस के सहयोग से सितंबर 2021 में स्पेन के 56 विमानों के लिए 21,935 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्थापित किया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। यूक्रेन और गाजा में चल रहे संकटों के साथ पेट्रोलियम आधारित केमिकल फर्टिलाइजर के घटकों की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण फाओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के निकोलस सिटको जैसे विशेषज्ञों ने भारत में फर्टिलाइजर प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने उर्वरक की तत्काल कमी पर प्रकाश डाला, क्योंकि सर्दियों की रबी फसलों की बुआई शुरू होने के कारण स्टॉक केवल 10 और दिनों के लिए पर्याप्त है। भारत वर्तमान में अपने फर्टिलाइजर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है। अपनी यूरिया जरूरतों का लगभग 20%, डीएपी का 50 से 60% और अपने सभी एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटेशियम 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत ने लगभग 580 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत की, लेकिन केवल लगभग 436 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया, जिससे लगभग 144 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई। घरेलू और आयातित उर्वरकों को समर्थन देने के उद्देश्य से 2023-24 के लिए लगभग 180 लाख करोड़ की सब्सिडी आवंटन के साथ पिछले कुछ वर्षों में यूरिया प्रोडक्शन में मामूली वृद्धि देखी गई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर है। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस के चुनावों के लिए अनुमानित कुल एक्सपेंडिचर लगभग 16 अरब डॉलर है, जबकि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है कि इस वर्ष भारत के लोकसभा चुनावों का खर्च लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था। भारत में उम्मीदवारों को लोकसभा चुनावों के लिए बड़े राज्यों में 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए की खर्च सीमा का सामना करना पड़ता है, जिसमें राजनीतिक पार्टी के खर्च शामिल नहीं किए जाते हैं। भारत में प्रमुख पार्टियां अक्सर खर्च सीमा का वायलेशन करती हैं, उल्लंघन कर देती हैं। सुझाए गए सुधारों में चुनावों के लिए स्टेट फंडिंग यानी राज्य वित्त पोषण लागत कम करने के लिए एक साथ चुनाव और पार्टी और उम्मीदवार के खर्चों का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यानी सख्त नियमन शामिल है। अनुपालन को लागू करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन और चुनाव संबंधी मामलों के लिए न्यायिक संसाधनों में वृद्धि का भी प्रस्ताव शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, अ चैंपियन ऑफ प्राइवेसी हु चैलेंज आधार, डेड। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का 98 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। प्राइवेसी राइट्स यानी गोपनीयता अधिकारों के एक प्रमुख एडवोकेट उन्होंने आधार आइडेंटिटी स्कीम को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह नागरिकों की प्राइवेसी यानी गोपनीयता का उल्लंघन करती है। उनके मामले ने अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले को जन्म दिया, जिसमें प्राइवेसी यानी गोपनीयता को सभी के लिए एक फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की गई। इस फैसले ने व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने में भी योगदान दिया और पेगासस जासूसी घटना जैसे मामलों में प्राइवेसी संबंधी चिंताओं को एड्रेस किया। पुट्टास्वामी के काम ने भारत में प्राइवेसी लॉ को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। हो सकता है प्राइवेसी लॉ से जुड़ा हुआ यूपीएससी क्वेश्चन मेंस में पूछ ले या प्रीलिम्स में पूछ ले,
तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज। इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर, और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि न्यू MIDH गाइडलाइन जारी हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने कथित तौर पर MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के अंतर्गत 4 घटकों हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रेसिजन एग्रीकल्चर को शामिल करने का फैसला किया है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस की खेती को बढ़ावा देती है। सूत्रों के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परिचालन दिशा निर्देशों और लागत मानदंडों को रिवाइज यानी संशोधित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इसे 1 महीने के भीतर जारी कर दिया जाएगा। MIDH के अंतर्गत लागत मानदंडों में मौजूदा दरों की तुलना में 20% की वृद्धि हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का एक ऐतिहासिक पहल है जिसे 28 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा 2014 में कई सारी स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिनका समय 2024 में पूरा हो रहा है। जब भी कोई स्कीम 10 साल अपने पूरे करती है तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो निश्चित रूप से वहां से यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसको बहुत ध्यान से कवर कीजिएगा। आइए न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना की परिचालन भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति के रूप में की गई है जो देश की जनसंख्या का लगभग 8.9% है। याद रखिएगा हिमालय से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विभिन्न क्षेत्रों में फैली 700 से अधिक ST यानी अनुसूचित जनजातियों के साथ भारत की आदिवासी जनसंख्या अक्सर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में मार्जिन यानी हाशिए पर रहती है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।